चलो है मेरे पास क्वेश्चन। इनको फास्ट बनाओ, कितना फास्ट मैं कर सकता हूँ वो आप करोगे। स्टार्ट कर देंगे क्लास। थंबनेल नहीं लगाया था क्लास का। तो इसमें दिखाई क्यों नहीं दे रही? चलो क्लास में चल रही, चली जा रही, देखो। इवनिंग में देंगे वो दोबारा, उसको सही नहीं चल रहा, दिक्कत आ रही है। शाम को हम उनको 6 वाली क्लास में मैं देख लूँगा दोबारा, उसको हटा देंगे। चल रहा है कि दोबारा आप निकल गया। ब्लैक स्क्रीन दिखा रहा है, देखो इस पर भी और इस पर भी। इस पर देखिए। सही करो। क्या पाएगी? हेलो दोस्तों, मैं विपिन आपका स्वागत करता हूं आर्मी पेपर हैकर पर। आप लोग आ जाइए। आज हम देखेंगे जीके जीएस के 30 क्वेश्चन देखेंगे। साथ ही साथ उनके केवल कहने के लिए वो 30 क्वेश्चन होंगे, लेकिन हम प्रत्येक क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चनों को एक्स्ट्रा पढ़ते हैं। कम से कम 100 प्लस क्वेश्चन हो जाते हैं इस प्रकार से। तो आप लोग आ जाइए, हम देखते हैं सभी को। राजा राजभर, जय हिंद भाई, आ जाइए। कमेंट देते रहिए सभी क्वेश्चनों का साथ साथ, ठीक है। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं और इसका उत्तर दीजिए। देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किस मुगल बादशाह ने कराया था? बताइए। यानी दिल्ली के अंदर जो मोती मस्जिद है उसको किस मुगल बादशाह ने इसका निर्माण कराया था? उत्तर दीजिए आप लोग इसका। आ जाइए सभी लोग, टाइम से आ जाया करें। देखो क्लास आपको जी के जीएस को हल्के में लोगे, कुछ नहीं हो पाएगा। अगर आप 15 दिन ढंग से नहीं पढ़ सकते तो समझ लो कुछ नहीं कर सकते आप। 15 दिन, केवल 10-15 दिन बचे हैं आपको, उसमें आराम से पढ़ोगे। पर डे हम आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं, रिवाइज सेक्शन लेके आए हैं आपके लिए। और जब आप रिवाइज ही नहीं करोगे तो एग्जाम में क्या करोगे आगे जाके? इसलिए पर डे क्लास लो। जितनी भी हम क्लास दे रहे हैं ना, उन क्लास को, सारी की क्लास को लो आकर, और क्वेश्चन भी जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं उन्हें पढ़ो भी, ठीक है। आइए देखते हैं इसे। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किस बादशाह ने कराया था? इस प्रकार इसका आपको उत्तर देना है। तो देखें, अगर देखें मोहम्मद शाह रंगीला, हम देखते हैं चारों ऑप्शनों को देखेंगे एक एक करके। बात करें मोहम्मद शाह रंगीला की, तो जो मोहम्मद शाह रंगीला था, ये तख्त ए ताउस पर बैठने वाला अंतिम राजा। ताउस पर, तख्त ए ताउस या मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक था। यानी तख्ते ताउस या मयूर सिंहासन इसे बोलते हैं, उस पर बैठने वाला अंतिम शासक कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला था। अगर बात करें देखो जहांगीर की, तो जहांगीर ने क्या किया था? गुरु अर्जुन देव, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को क्या किया था? इसने फांसी की सजा दी थी। यानी
गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा दी। क्या दी? फांसी की सजा दी थी। और ये अर्जुन जो थे सिखों के 5वें गुरु थे। सिखों के 5वें गुरु, सिखों के 5वें गुरु थे। गुरु अर्जुन देव को किसने फांसी लगवा दी थी? यहां से अगर बात करें शाहजहां की, तो शाहजहां ने क्या किया था? मुमताज की याद में क्या बनवाया था? ताजमहल बनवाया था। किसने? मुमताज की याद में ताजमहल बनवाया था। ताजमहल बना था 1731 से लेके 1631 से लेके 1631 में मृत्यु हो गई थी मुमताज की, तो 32 से लेके 1651 ईस्वी तक बना था ताजमहल। और ताजमहल अगर बात करें क्वेश्चन की, हम दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किस मुगल बादशाह ने कराया था? तो इसमें 2 क्वेश्चन है और दोनों को आपको याद रखना है। कभी पूछता है कि दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया, और कभी क्वेश्चन पूछता है कि आगरे के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया। अगर बात करें दिल्ली की लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण कराया था, वो कराया था औरंगजेब ने। किसने? औरंगजेब ने। दिल्ली की मोती मस्जिद में मुगल बादशाह, किस मुगल बादशाह ने मोती मस्जिद को बनवाया था? तो औरंगजेब ने बनवाया था। अगर बात करें आगरे की किला की, तो आगरे की किला किसने बनवाई थी? शाहजहां ने बनवाई थी। किसने? शाहजहां ने। तो आंसर हमारा सी होगा राजा, आंसर इसका सी होगा। ठीक है, आ जाइए और उत्तर दइए सभी का। बी ऑप्शन नहीं होगा, आंसर होगा सी, औरंगजेब। और औरंगजेब की बात करें तो औरंगजेब को हम क्या कहते हैं? जिंदा पीर या आलमगीर। ये क्या है? इसके अन्य नाम है। ये एग्जाम में पूछ चुका है इसके बारे में। ठीक है, गुड्डू राजपूत, राम राम भाई, आ जाइए। टाइम से आया कीजिए और क्वेश्चनों के सारे उत्तर टाइम से देने हैं आपको। ठीक है, आज देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन का उत्तर देना आपको। आ जाइए, पढ़िए और उत्तर दीजिए इसका। 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? ये आपको बताना है। ये मैंने थ्योरी में पढ़ाया है। 1857 क्रांति पूरी तरह से कुछ भी छोड़ा नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं 1857 क्रांति। अगर बात करें कि 1857 की क्रांति को विभिन्न यानी कई ऐसे बड़े बड़े शहरों से क्या कर रहे थे? बड़े बड़े राजनेता क्या कर रहे थे? इसका समर्थन कर रहे थे या क्रांति में शामिल हुए थे। अगर पूछे लखनऊ से 1857 की क्रांति का कौन नेतृत्व कर रहा था? मेरठ से, झांसी से, बरेली से, दिल्ली से, कानपुर से, इन सब के भी आपको उत्तर बताने हैं। ठीक है, बताइए लखनऊ से कौन कर रहा था? दिल्ली से कौन कर रहा था? अगर बात करें लखनऊ से, तो लखनऊ से कौन कर रही थी? बेगम हजरत महल। मेरठ से कौन कर रहे थे? कदम सिंह। और बात करें झांसी से, तो झांसी से महारानी लक्ष्मीबाई। कौन? महारानी लक्ष्मीबाई। बरेली से कौन कर रहा था? खान बहादुर खान। कहा? खान बहादुर खान। उत्तर दीजिए इसका। बहादुर खान। और दिल्ली से बहादुर शाह जफर, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर। ये मुगल वंश का क्या था? अंतिम राजा था। कानपुर से कौन कर रहा था? तात्या टोपे। कौन थे? तात्या टोपे और नाना साहब। तात्या टोपे व नाना साहेब। ठीक,
अब आपको बताना है 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? क्या था? उत्तर नहीं दिया आप लोगों ने। इसका उत्तर था कमल रोटी। क्या था? कमल रोटी। इस 1857 की क्रांति जब शुरू हुई थी, और अगर 1857 की क्रांति में जो भी व्यक्ति शामिल होता था तो उसे प्रतीक चिन्ह के रूप में क्या देते थे? कमल और रोटी दिया करते थे। गुड्डू राजपूत, आपसे उम्मीद नहीं थी कि आप गलत करोगे, क्योंकि हमने आपको पढ़ाया है, पूरी एक क्लास ली थी 1857 में, फिर भी आप गलत कर रहे हो। तीर कलाम नहीं, क्या थी? कमल रोटी। आंसर क्या होगा इसका? कमल रोटी। ये मैंने क्वेश्चन कराया है और आपको बताया भी था ये क्वेश्चन पूछता है, फिर भी आपने ध्यान नहीं दिया है बिल्कुल। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। उत्तर दीजिए, अगला क्वेश्चन है। अगला है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? यानी स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, और आपको यह बताना है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, ये बताइए। प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल बताइए। और भारत को देश आजाद करने के लिए कौन सी किस योजना के तहत देश आजाद करने की बात की गई थी? तो कौन सी? माउंटबेटन योजना के तहत देश को आजाद करने की बात की गई थी। ठीक है, उत्तर दीजिए इसका, इसका उत्तर दीजिए। अगर बात करें, क्वेश्चन पूछता है दो प्रकार से। अगर आपसे पूछे कि भारत का स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल जो थे वो कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगर आपसे पूछता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो कौन थे? सी राजगोपालाचार्य। कौन थे? सी राजगोपालाचार्य। सी राजगोपालाचार्य कौन थे? श्री राजगोपालाचार्य। ये क्या थे? स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए और अगले का उत्तर दीजिए। बताइए, अहोम विद्रोह, अहोम विद्रोह किससे संबंधित है? ये आपको उत्तर देना है। ठीक, बताइए अहोम विद्रोह। गुड्डू राजपूत, उत्तर दीजिए इसका। अगर बात करें प्रथम अंग्रेजों का और म्यांमार के बीच जो युद्ध हुआ था, देखते हैं, पहले लिख लीजिए इसे, देखिए। प्रथम एंग्लो बर्मा वार, बर्मा युद्ध का परिणाम था, परिणाम क्या था? अहोम विद्रोह। अहोम विद्रोह, अहोम विद्रोह जो हुआ था वो हुआ था असम में। कहाँ है? असम, असम में हुआ था, असम में हुआ था। एंग्लो जो प्रथम अंग्रेज और बर्मा, बर्मा यानी कि आज का म्यांमार, आज बर्मा मतलब आज का क्या है? म्यांमार है। ये आज का क्या? म्यांमार। आज का म्यांमार, आज का म्यांमार। अगर आपसे पूछता है अहोम विद्रोह, अहोम विद्रोह कब हुआ था, तो आपको इसका उत्तर देना होगा। तो इसका उत्तर है क्या? 1828 ईस्वी। कब हुआ था? 1828 ईस्वी में हुआ था। इस प्रथम जो अंग्रेजों का और बर्मा का जो युद्ध हुआ था, जिसे बोलते हैं एंग्लो बर्मा वार। क्या बोलते हैं? एंग्लो बर्मा वार के वजह से क्या हुआ? असम में विद्रोह शुरू हो गया था अंग्रेजों को खिलाफ। तो उस विद्रोह को क्या कहते हैं? अहोम विद्रोह। क्या कहते हैं? अहोम विद्रोह। तो आंसर क्या होगा? 1628। गुड्डू राजपूत, 1628 होगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 1828। आंसर क्या होगा? 1828। अब इसका उत्तर दीजिए। अगला क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी के औसत दूरी क्या होती है? पहले तो यह बताइए, मैं फिजिक्स में आपको पढ़ाया हूं कि पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? कि बीच की दूरी को क्या कहते हैं?
ये मैंने फिजिक्स में पढ़ाया है, आपको ये बताना है आपको। और एक प्रकाश वर्ष भी बताना है, एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है। एक प्रकाश वर्ष का मतलब क्या होता है, एक प्रकाश वर्ष का मतलब क्या होता है, ये आपको बताना है। देख रहे हैं, अगर अगर बात करें पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, खगोलीय इकाई। क्या कहते हैं, खगोलीय इकाई। क्या कहते हैं, खगोलीय इकाई। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, खगोलीय इकाई कहते हैं। गुड्डू राजपूत क्वेश्चन बहुत गलत कर रहे हो, राजभर तुम भी गुड्डू राजपूत की तरह गलत कर रहे हो। अगर नहीं पढ़ोगे तो यही होगा, क्वेश्चन आपके गलत ही जाएंगे। आपने ध्यान नहीं दे रहे हो जीएस पे बिल्कुल। पर डे आइए और क्लास लीजिए। बात करें प्रकाश वर्ष की, तो एक प्रकाश वर्ष जो होता है, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी, प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। अगर हम प्रकाश की स्पीड की बात करें, प्रकाश की जो गति होती है वो कितनी होती है बताइए, प्रकाश की गति कितनी होती है बताइए। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर पर सेकंड। क्या होती है, 3 किलोमीटर पर सेकंड। कितनी होती है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से इसकी स्पीड क्या होती है, प्रकाश की गति होती है। अगर बात करें एक खगोलीय इकाई, यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, एक खगोलीय इकाई कहते हैं। और एक खगोलीय इकाई की वैल्यू कितनी होती है, 150 मिलियन किलोमीटर, 150 मिलियन किलोमीटर होता है। और एक बात और ध्यान दीजिए कि जो मिलियन, एक मिलियन बराबर क्या होता है, 1 मिलियन बराबर होता है, 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख। कितना, 10 लाख। यानी कि 1 मिलियन बराबर कितना होता है, 10 लाख होता है। कितना, 10 लाख। 1 मिलियन बराबर 10 लाख। अगर हम 10 लाख से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगी, ये किलोमीटर में बदल जाएगी। ठीक है, तो आंसर इसका क्या होगा गुड्डू राजपूत, 150 मिलियन किलोमीटर। आंसर क्या हो, 150 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, आंसर सही नहीं जा रहा है आपका, बहुत गलती कर रहे हो, पढ़ ही नहीं रहे हो आप लोग। पढ़ोगे तब क्वेश्चन दे पाओगे ना आंसर सही से। और इसी प्रकार से पढ़ते रहे ना तो कुछ नहीं होगा गुड्डू राजपूत। इसलिए कहता हूं पढ़ लो, अभी टाइम है, 15 दिन बहुत होते हैं। ठीक है, और उसके बाद देखिए इसका उत्तर दीजिए। पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूमती है, यानी पृथ्वी अपनी अक्ष पर किस दिशा से किस दिशा की ओर घूमती है, ये आपको बताना है। बताइए, पृथ्वी किस दिशा से किस दिशा की ओर घूमती है, बताइए। अगर आप कभी ट्रेन में सफर किए होंगे तो सफर करते हुए जब ट्रेन से बाहर आप देखते हैं तो आपको लगता है पृथ्वी क्या कर रही है, घूम रही है। तो वो क्या है, पृथ्वी घूमती है। हमारी पृथ्वी कितने अंश पर झुकी हुई है, ये भी आपको बताना है। झुकी हुई है, पृथ्वी झुकी है, बताइए कितने अंश पर झुकी है, झुकी है, बताइए पृथ्वी कितने अंश पर झुकी हुई है। और बात करें हमारी पृथ्वी की, तो जो पृथ्वी जो है एक वर्ष में कितने चक्कर लगाती है, बताइए। एक वर्ष में चक्कर लगाती है, एक वर्ष में कितने चक्कर लगाती है, एक वर्ष। यानी ये बताइए पृथ्वी जो है सूर्य का एक चक्कर कितने समय में लगा देती है, ये बताइए। यानी पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर एक वर्ष लेती है, तो एक वर्ष में कितने दिन और कितने घंटे कितना समय सेकंड होता है। अगर बात करें पृथ्वी झुकी हुई है, तो पृथ्वी हमारी झुकी है 23.5 डिग्री पर। कितने पर, 23.5 डिग्री पर। अगर बात करें पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाती है तो कितने समय में लगाती है, 23 घंटे। कितने में, 23 घंटे 56 मिनट 23 दिन है, 23 घंटे पृथ्वी अपनी अक्ष पर एक बार पूरा घूम लेती है। कितने दिन में, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में। अगर आपसे पूछे कि पृथ्वी सूर्य का, यानी एक पृथ्वी है और ये क्या सूर्य है, तो पृथ्वी जो चारों ओर जिसके चक्कर लगाएगी वो कितने समय में लगाती है, तो वो लगाती है 365 घंटे
कितने समय में? 365 घंटे, 365 घंटे और 8 के लगभग ऐसे कितने 2365 घंटे 6 घंटे 365 दिन 6 घंटे, सही से लिखा नहीं है, एक बार फिर 365 दिन 6 घंटे के आसपास, 8 घंटे के आसपास। और अगर बात करें पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने समय लेती है? पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के लिए एक चक्कर लगाने के लिए लेती है 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। कितना? अगर पृथ्वी एक चक्कर दिन और रात बनाती है, वो किसे लगाती है? एक चक्कर में। और एक चक्कर में जो समय होता है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। और अगर बात करें पृथ्वी अपनी डिग्री पर झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अगर एक वर्ष में चक्कर लगाती है तो 365 8 घंटे और कुछ मिनट लगाती है। तो इसका ऑप्शन अगर आपसे पूछे तो पृथ्वी किस अक्ष पर घूमती है? अगर आप देखेंगे जैसे आप ट्रेन में घूमते हैं तो ट्रेन में बैठते हैं तो आपको लगता है कि पृथ्वी हमारे साथ साथ क्या कर रही है? घूम रही है, क्योंकि पृथ्वी घूम ही रही होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? पश्चिम से पूरब की ओर। पश्चिम से पूरब की ओर पृथ्वी क्या करती है? घूमती है। पश्चिम से पूरब की ओर पृथ्वी घूमती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका बी हो जाएगा। हाँ, 365 या 366 दिन होते हैं, ठीक है राजभर। और जो लीप ईयर होती है उसमें 366 होते हैं, और जो नॉर्मल ईयर होती है उसमें 365 दिन होते हैं, ठीक है। इसमें फरवरी 29 दिन की है वो 366, इसमें फरवरी 28 दिन की होती है वो 365 दिन। अब इसका उत्तर दीजिए। अगला है, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया गया था? नहीं, भारत सरकार ने राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया गया था? साथ ही ये क्वेश्चन भी बताइए कि पहली बार राष्ट्रीय गान कब गाया गया था? पहली बार राष्ट्रीय गान कब गाया? राष्ट्रीय गान कब गाया गया? और ये भी बताइए पहली बार राष्ट्रगीत कब गाया था? पहली बार राष्ट्रगीत, इनके भी उत्तर देने हैं आपको, ठीक है। और उत्तर ये भी बताइए राष्ट्रगान कब स्वीकार, यानी संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब स्वीकारा था कि ये भारत का राष्ट्रीय गान होगा। और ये भी बताइए राष्ट्रीय गान के लेखक कौन है? लेखक भी बताइए राष्ट्रीय गान के, और राष्ट्रगीत के भी लेखक बताइए। बताइए, उत्तर दीजिए गुड्डू राजपूत, उत्तर दीजिए इसका। अगर हम बात करें पहली बार राष्ट्रीय गान कब गाया गया था, तो पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया था 1911 ईस्वी में कलकत्ता में। कब? कलकत्ता में, जब जॉर्ज पंचम और रानी मेरी कलकत्ता पहुंचे थे तब क्या गया था? ये गाया गया था। और इस समय अध्यक्ष कौन थे? विष्णु नारायण धर की अध्यक्षता में, विष्णु नारायण धर। और लेखक इसके राष्ट्रगान के कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर हैं। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। और रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया है और किस लिए दिया गया है, ये भी बताइए। अगर बात करें राष्ट्रगीत की, तो राष्ट्रगीत पहली बार 1893 में गाया गया था। 1893, ये भी क्या था? कलकत्ता अधिवेशन था। दयाराम साहनी की अध्यक्षता में। किसकी? दयाराम साहनी की अध्यक्षता में। और इसके लेखक जो कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। देखो पर डे आना है आपको क्लास, अगर अच्छे से नंबर लाने हैं एग्जाम में तभी तुम पर डे आओगे, तभी तुम्हें नए नए क्वेश्चन हम इसीलिए लेके आ रहे हैं जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। अगर कल को और बढ़िया क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो आप आसानी से कर सको, ठीक है। और देखते हैं जो हमारा राष्ट्रीय गान था, राष्ट्रीय गान को केवल संविधान को लागू होने के 2 दिन पहले, कब? 24 जनवरी 1950 को क्या किया गया था? राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था, ठीक।
अब अगला क्वेश्चन देखिए और इसका उत्तर दीजिए। अगले का उत्तर दीजिए 8वें का। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा टैंक रोधी निर्देशित प्रक्षेपास्त्र नहीं है? प्रक्षेपास्त्र का मतलब होता है मिसाइल। क्या होता है? मिसाइल। लिख लीजिए यहाँ। बताइए, अब आसानी से बता सकते हो। निम्न में से कौन सा टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल है, यानी टैंक को मारने वाली मिसाइल कौन सी है, ये आपको बताना है। बताइए गुड्डू राजपूत, बताइए। अगर हम देखिए, इसमें देखें त्रिशूल की बात करें, अगर ये त्रिशूल है, त्रिशूल क्या है? ये कम दूरी की मिसाइल है। कम दूरी की मिसाइल है। ये क्या करती है? जमीन से हवा में मार सकती है। जमीन से हवा में मार सकती है। हवा में, जमीन से हवा में क्या मार सकती है? त्रिशूल मिसाइल। अगर बात करें धनुष की, तो धनुष जो है नौसेना संस्करण की एक मिसाइल है। नौसेना में यूज होती है ये। नौसेना में इसका यूज होता है, समुद्री जहाजों पर। और ये परमाणु ले जाने में सक्षम है। ये परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। ले जाने में सक्षम। अगर बात करें अस्त्र, अस्त्र का मतलब होता है जिसे फेंक के मारा जा सके, यानी फेंक के मारा जा सके, उसे क्या कहते हैं? अस्त्र। और जिसे हाथ में लेके चलाया जाता है उसे कहते हैं शस्त्र। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नाग मिसाइल। नाग मिसाइल क्या है? ये टैंक रोधी मिसाइल है। मतलब इसे टैंक को तबाह कर सकती है। अगर टैंक को टारगेट करके टैंक पे छोड़ दिया जाए तो ये टैंक को तबाह कर सकती है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या होगा? नाग मिसाइल होगा, त्रिशूल नहीं होगा राजभर। इसका आंसर क्या होगा? नाग मिसाइल होगा। ठीक है, और उसके बाद देखना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। बताइए, ब्रह्मोस मिसाइल किस देश की सहायता से बनाई गई थी? ब्रह्मोस सुपरसैनिक क्रूज मिसाइल निम्न में से किसका संयुक्त उपक्रम है? मतलब किस देश ने और भारत ने मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल को बनाया था, ये आपको बताना है। बताइए इसका उत्तर। बात करें ब्रह्मोस, ब्रह्मोस का जो नाम है वो भारत की कौन सी भारत की नदी है? ब्रह्मपुत्र। कौन सी? ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र। और अमेरिका रूस की एक नदी है मॉस्को नदी। कौन सी? मॉस्को नदी। मॉस्को नदी, मॉस्को नदी। यानी जो ब्रह्मोस नाम रखा गया है वो किस नाम पर रखा गया है? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र से ब्रह्म ले लिया और मॉस्को से मॉस्क ले गया, यानी तो इसका नाम क्या रख दिया? ब्रह्मोस। क्या रखा? ब्रह्मोस। यानी भारत की ब्रह्मपुत्र नदी से ब्रह्म ले लिया और रूस की मॉस्को से क्या ले लिया? उस ले लिया, तो इसका नाम क्या रख दिया? ब्रह्मोस नदी। वो ब्रह्मोस मिसाइल, ब्रह्मोस जो मिसाइल है वो क्या है? हमारी सुपरसोनिक मिसाइल। क्या है? सुपरसोनिक मिसाइल है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का मतलब क्या है? ये मिसाइल जो होती है, ऐसे मान लीजिए यहां से आपने फायर करनी है और टारगेट आपका ये है। ठीक है, ये क्या करेगी? ये जमीन से, ये क्या है? जमीन के रखी हुई है। ठीक है, वो यहां से उठेगी। उठने के बाद क्या? थोड़ा ही उठेगी, लगभग 20-25 मीटर ऊंचाई पर, लगभग 20-25 मीटर की ऊंचाई पर उड़ेगी और जमीन के पेलर जाकर उस पर अटैक कर देगी। मतलब सुपरसोनिक है। सुपरसोनिक का मतलब क्या होता है इसका? अगर सुपरसोनिक का मतलब देखें तो ध्वनि की स्पीड से तेज, ध्वनि की चाल से तेज, चाल से तेज। अगर स्पीड की बात करें तो मिसाइलों की जो स्पीड मापते हैं हम किस में मापते हैं? मैक में। किस में? मैक में। तो इसकी जो स्पीड है 4 से 5 मैक है, लगभग 4 से 5 मैक। मतलब स्पीड की जो हमारी ध्वनि की चाल है उससे 4 से 5 गुना तेजी स्पीड से चलती है और ये जमीन के समानांतर जाकर क्या करती है? उस पर अटैक करती है अपने टारगेट पर। तो ब्रह्मोस मिसाइल भारत और किसकी? रूस की संयुक्त उपक्रम है। अगर बात करें ब्रह्मोस की, तो जो ब्रह्मोस मिसाइल है भारत इसे विदेशों में भी इसे निर्यात करना शुरू कर दिया है। जैसे अभी सबसे ज्यादा नाम प्रचलित है तो किसका? फिलीपींस का। यानी
फिलीपींस ने इसे खरीदने में अपना इंटरेस्ट दिखाया है। अब ब्रह्मोस मिसाइल हम विदेशों को भी बेच रहे हैं। तो भारत का आंसर इसका क्या हो जाएगा, भारत और रूस। यानी भारत और रूस के उपक्रम से ये बनाई गई थी हमारी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। अगर बात करें ये जो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस है, इसका जो सफल परीक्षण हुआ था जनवरी 2001 में। कब हुआ था, जनवरी 2001 में इसका पहला परीक्षण हुआ था, पहला परीक्षण। अब ब्रह्मोस की बात करें तो ब्रह्मोस अब हमारा देश ब्रह्मोस के सारे वर्जन बना चुका है। मतलब थल सेना के लिए भी, नौसेना के लिए भी और वायुसेना के लिए भी, मतलब तीनों सेनाओं के लिए अब ब्रह्मोस को संस्करण हम बना चुके हैं और भारतीय सेना में कमीशन कर चुके हैं इसे। अब इसका उत्तर दीजिए, इस क्वेश्चन का उत्तर दीजिए आप। क्वेश्चन है निम्न में से किसे हॉकी का जादूगर कहा जाता है। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है। संदीप पाल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून भाई, बहुत जल्दी आ गए संदीप भाई, थोड़ा जल्दी आया करो यार। देखो क्वेश्चन छूट गए तो द्वारा जो छूट गए वो द्वारा भले ही देख लेना, लेकिन जो लाइव देखने में मजा आया वो बात ही अलग है। अगर इसलिए कहता हूँ लाइव क्लास लेने आया कीजिए आप। टेस्ट मिल जाएगा आपको, परेशान मत होइए, उसमें थोड़ी दिक्कत आ गई थी जो टेस्ट दिया था हमने, अब दोबारा देंगे, शाम तक को आपको लग जाएगा टेस्ट। ठीक है, इसका उत्तर दीजिए आप, इसका उत्तर दीजिए, बताइए। मेजर ध्यान, जो हॉकी के जादूगर कौन है, मेजर ध्यानचंद है। कौन है, मेजर ध्यानचंद। तो मेजर ध्यानचंद का जन्म बताइए, जन्म कहाँ हुआ था इनका, जन्म कहाँ हुआ था। और ये भी बताइए इनकी एक पुस्तक है, पुस्तक, उस पुस्तक का भी नाम बताइए। अगर बात करें मेजर ध्यानचंद की तो पहले था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर अब क्या कर दिया है, मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, पुरस्कार। ये कब किया, 2022 में ही किया है इसका नाम। कब किया है, 2022 में ही इसका नाम, 2021 में किया था इसका, 2021 में। अगर बात करें, सबसे पहले आपको बताना हॉकी के जादूगर कौन है, मेजर ध्यानचंद है। और मेजर ध्यानचंद का जन्म बताइए कहाँ हुआ था। और इनकी एक पुस्तक है, सबसे बहुत पॉपुलर पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम भी आपको बताना है। बताइए, उत्तर दीजिए इसका। अगर बात करें मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ था इलाहाबाद में। कहाँ हुआ था, इलाहाबाद, इलाहाबाद यूपी में। इसका नाम आजकल क्या है, प्रयागराज। क्या है, प्रयागराज। ठीक है। अगर पुस्तक की बात करें तो इनकी एक पुस्तक है गोल, पुस्तक का नाम क्या है, गोल। ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं भाई, हल्के में मत ले लेना इस बारे से। ठीक है, ठीक है, सभी का आंसर ठीक है, राजभर आंसर आपका ठीक है। राजू आर्मी लवर, भाई साहब जल्दी आया कीजिए, थोड़ा लेट हो गए हैं आप क्लास लेने में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगले का उत्तर दीजिए 11वें का। जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं आपको, वो क्वेश्चन में अगर आपको कुछ भी समझ नहीं है, ऐसे मान लीजिए, ऐसे अभी मैंने पढ़ाया मेजर ध्यानचंद के बारे में, तो मेजर ध्यानचंद का जन्म पूछा हुआ क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन पूछे हैं। तो मेजर ध्यानचंद का जन्म नहीं पता है तो आप कहीं एक नोट्स बना लीजिए शॉर्ट साइड में, रफ वगैरह पर, वो बाद में पढ़ सकें। यानी क्या है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टैटिक जीके के, तो आप कहीं लिख लिया करें अगर जो समझ में नहीं आए आपके। ठीक है, अगर जो समझ में आ रहा है उसे तो छोड़ देंगे, अगर मान लीजिए कुछ नया क्वेश्चन आया और उसे आप लिख लीजिए अपनी कॉपी में। ठीक है, देखिए इसका उत्तर दीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, दाल बाटी चूरमा किस राज्य का प्रमुख व्यंजन है। दाल बाटी चूरमा, पता है दाल बाटी, बाटी क्या होता है, बाटी जो होता है एक मोटे गेहूं को, गेहूं को क्या करे, थोड़ा महीन ना करके थोड़ा मोटा पीस दिया जाए, यानी गेहूं को थोड़ा मोटा पीस दिया जाए और उसके बाद में क्या बनाई जाए, उसकी गोली बनाई जाए, उसे क्या कहते हैं, बाटी कहते हैं। गेहूं को मोटा पीस कर, मोटा पीस कर गोली बनाकर सेक लें उसे। पका लें।
बाटी क्या होती है, यानी गेहूं को क्या करते हैं, थोड़ा मोटा पीसकर उसी गोली बनाकर क्या करते हैं, आग में पका लेते हैं, वो क्या होती है, वाटी होती है। अगर बात करें दाल बाटी चूरमा, तो दाल बाटी चूरमा बनाया जाता है राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान में। राजस्थान का ये प्रमुख व्यंजन है। अगर बात करें राजस्थान की सीएम की बात करें, तो सीएम कौन है राजस्थान के? सीएम और राज्यपाल भी बताइए, सीएम बताइए और राज्यपाल भी बताइए। अगर बात करें राजस्थान के सीएम, तो सीएम कौन है? कलराज मिश्र। कौन है? सीएम कौन है? अशोक गहलोत है। कौन है? अशोक गहलोत। अशोक गहलोत है। और राज्यपाल की बात करें तो कौन है? कलराज मिश्र। कलराज मिश्र, ठीक है। अगर बात करें, देखो दाल बाटी चूरमा, दाल तो आप लोग जानते हैं, बाटी क्या होती है, उसे गेहूं को थोड़ा मोटा पीस कर क्या किया, उसका गोली बनाकर और आग में पका लिया। और अगर बात करें राजस्थानी, तो राजस्थान के सीएम कौन है? अशोक गहलोत है। और राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र हैं। तो अशोक गहलोत किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? तो ये बिलोंग करते हैं कांग्रेस पार्टी से। किससे? कांग्रेस पार्टी से। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए, यानी राजस्थान। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए। बताइए इरूला जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? दीजिए उत्तर। आज उत्तर दीजिए इसका। गुड्डू राजपूत, राजभर, उत्तर दो इसका। ठीक है, उत्तर दीजिए इसका। देखिए इरूला, इरूला क्या है? एक प्रकार की जनजाति, इसे जनजातियां हैं। जनजातियां का मतलब क्या होता है? ये कहाँ निवास करती हैं? जंगलों में निवास करती हैं, मतलब खेतों में। वो पहाड़, जो हमारे जंगल हैं, वनों में क्या करती हैं? ये निवास करती हैं। ये क्या करती हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान पर घुमक्कड़ू टाइप की होती हैं, कहीं कहीं कभी कहीं ऐसे रहती हैं। तो जो इरूला जनजाति है, इरूला जनजाति की बात करें तो ये कई राज्यों में पाई जाती है। देखो ये पाई जाती है ये पाई जाती है केरल में भी पाई जाती है। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक, इन राज्यों में भी पाई जाती है। अगर बात करें सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा जो पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है? तमिलनाडु में। विशेष तौर पर ये कहाँ पाई जाती है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में विशेष तौर पर कहाँ पाई जाती है? ये तमिलनाडु में पाई जाती है। तो तमिलनाडु नहीं, केरल में। विशेष तौर पर कहाँ पाई जाती है? केरल में पाई जाती है। कहाँ? केरल में। इरूला जनजाति के लोग देखो केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक सभी राज्यों में पाए जाते हैं, लेकिन बात करें सबसे अधिक इरूला जनजाति के लोग कहाँ पाए जाते हैं? तो केरल में पाए जाते हैं। कहाँ? केरल में पाए जाते हैं। अगर बात करें हम महाराष्ट्र की, बताइए महाराष्ट्र में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं? बताइए कौन सी होती हैं? अगर महाराष्ट्र की बात करें तो कौन सी होती है? वारली होती है एक, वारली, हलवा। वारली, हलवा, ये क्या है? महाराष्ट्र की जनजातियां हैं। महाराष्ट्र में भी क्या पाई जाती हैं? जनजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगले का आपको इसका उत्तर देना है आपको। बताइए वह कौन सा वाद्य यंत्र है जिस पर उस्ताद अहमद अली खान ने निपुणता प्राप्त की थी? उस्ताद अहमद अली खान ने निपुणता हासिल की थी। और ये भी बताना है कि उस्ताद अहमद अली खान को कौन सा पुरस्कार दिया था भारत सरकार ने और कब दिया? बताइए। बताइए इसका उत्तर। मैं देख रहा हूं, उत्तर दीजिए। अगर बात करें उस्ताद अहमद अली खान को 2001 में दिया गया था इन्हें पद्म विभूषण। कौन सा? पद्म विभूषण। और बात करें 1989 की, तो इन्हें दिया गया साहित्य अकादमी पुरस्कार। कौन सा? साहित्य अकादमी पुरस्कार। संगीत अकादमी पुरस्कार। कौन सा? संगीत अकादमी पुरस्कार। संगीत अकादमी पुरस्कार। अब आपको ये बताना है ये उस्ताद अमजद अली खान, उस्ताद अमजद अली खान ने किस
वाद्य यंत्र में निपुणता हासिल की थी। तो बात करें तो इनका कौन सा है, शरोद वादक। ये क्या थे, शरोद वादक थे। उस्ताद अहमद अली खां किस वाद्य यंत्र को बजाते थे, तो उस्ताद को, किसे, उस्ताद को। गुड्डू राजपूत तुम लग रहा है पढ़ाई पे ध्यान दे नहीं रहे हो भाई, बहुत क्वेश्चन गलत जा रहे हैं। अभी तक तुम्हारा क्वेश्चन कोई सही गया नहीं है, एक दो को छोड़कर आपने बहुत क्वेश्चन गलत किए हैं, थोड़ा ध्यान दो। बात करें अगले क्वेश्चन की, देखिए अगला क्वेश्चन का उत्तर दीजिए आप लोग। उत्तर दीजिए, राष्ट्रीय प्रतिभूति समाशोधन निगम लिमिटेड की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है। राष्ट्रीय प्रतिभूति समाशोधन निगम लिमिटेड की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये आपको बताना है। अगर इसका शॉर्ट फॉर्म देखें तो इसका NRCL क्या हो जाएगा, NRCAL। क्या हो जाएगा, NARCL क्या है, NARCL है इसका नाम। NARCL, इसे क्या कहते हैं, वेड बैंक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वेड बैंक। वेड बैंक, वेड बैंक की बात करें तो भारत सरकार ने इसकी स्थापना कब की गई थी, 2021 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, जो NPK, क्या NPK नॉन प्रॉफिट जो फंड होता है बैंकों के पास, NPK का मतलब समझिए क्या होता है, मतलब जो बैंक क्या करती है, ब्याज देती हैं, ब्याज पर क्या देती है, पैसा देती हैं। और जब बैंक ब्याज पर पैसा देती है तो वो क्या करती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैसे को लेकर डूब जाते हैं, मतलब पैसे वापस देते ही नहीं है। मान लीजिए किसी को बैंक ने कर्ज दिया, बाद में क्या किया, उसने लौटाना, किस्त जो थी उसे लौटाना बंद कर दिया। मान लीजिए 2-3 किस्त लौटाई और उसके बाद उसने किस्त लौटाई नहीं, तो ये उसे क्या कहते हैं, NPK कहते हैं। क्या, NPK धन, मतलब इसमें कोई प्रॉफिट है ही नहीं, नॉन प्रॉफिट फंड कहते हैं इसे, ठीक है। अब बात करें तो जो हमारी बेड बैंक, इसे क्या किया, 2021 में बनाया गया था भारत सरकार के द्वारा। तो जो बेड बैंक क्या करती है, बैंकों से उन खातों की डिटेल ले लेती है और कुछ हिस्सा बैंकों को देती है, फिर क्या करती है, ये NPK या NACRL, ये बेड बैंक भी कहते हैं इसे। जो बेड बैंक क्या करती है, उस डिटेल को लेकर बैंक से पैसे को उगाती है, जिसे कर्ज पर दिया था तो उसके जो भी होता है वो क्या देता है, उसकी प्रतिभूति या कुछ ना कुछ उसके साथ में रखता है, तो उसे क्या करती है ये, यानी बैंक को वापस रुपए को रिकवरी करके देती है, जो NPK हो चुका हो, मतलब जिससे प्रॉफिट नहीं मिल रहा हो बैंक को, जो लोन को लेकर बैठ गया हो, उससे पैसे को बाहर निकालकर बैंक को वापस देती है। ये किसने, कब इसकी स्थापना हुई, तो इसकी स्थापना 2021 में हुई थी, भारत सरकार ने की थी खुद स्थापना। तो इसका आंसर क्या होगा, यानी जोखिमों को बचाना, मतलब जो बैंकें होती हैं, बैंकों में क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई ऐसे विजय माल्या है, नीरव मोदी जैसे लोग क्या हुए, बैंकों से पैसे लिए और भाग गए, तो बैंकों को क्या हो गया, घाटा हो गया। उस घाटे को उभारने के लिए किस बैंक को बनाया गया, बेड बैंक या NARCL को बनाया गया था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, प्रतिपक्ष, आंसर होगा B, प्रतिपक्ष जोखिम से सदस्यों की रक्षा करना। प्रतिपक्ष जोखिम से सदस्यों की रक्षा करना मतलब बैंक को ही रक्षा करती है ये, कि बैंक कहीं डूब ना जाए, बैंक को डूबने से ये बचाती है, ठीक है। आंसर इसका होगा B। सुरक्षा लेन देन के लिए ये एक माध्यम प्रदान करता है, नहीं ये माध्यम प्रदान नहीं करता, ये क्या करता है, बैंक द्वारा दिए गए ऋण को वापस उगाकर बैंक को देता है, बेड बैंक, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसका, B होगा। गुड्डू राजपूत, आंसर इसका B होगा। अब बताइए इसका उत्तर। हैदराबाद स्थित चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था, ये बताइए। हैदराबाद बताइए किस राज्य की राजधानी है, पहले बताइए हैदराबाद किस राज्य की राजधानी है, और ये बताइए ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है। बात करें नदी, किस नदी के किनारे बसा है ये बताना है आपको, इसकी स्थापना किसने की थी ये भी बताना है, और इस अभी एक GI टैग दिया गया है हैदराबाद की, उसे भी बताना है फिलहाल में। अब बात करें
हैदराबाद, हैदराबाद जो है तेलंगाना की राजधानी है। किसकी? तेलंगाना की, तेलंगाना की राजधानी है। हैदराबाद जो है वो किसके? मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है, मूसी नदी के किनारे। और हैदराबाद की जो स्थापना की थी कुली कुतुब शाह ने। किसने? कुली कुतुब शाह ने, कुली कुतुब शाह ने। और एक हैदराबादी हलीम, क्या है? हलीम, हैदराबादी हलीम को क्या दिया गया है? इंटरनेशनल जीआई टैग दिया गया है इसे। ठीक है, तो आपको आंसर बताना है कि हैदराबाद में स्थित चार मीनार का निर्माण किसने कराया था। तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा कुली कुतुब शाह, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, आंसर 16वें का उत्तर दीजिए अब आप लोग। उत्तर दीजिए। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? सिखों के अंतिम गुरु कौन थे ये बताना है। बात करें गुरु अर्जुन देव की, गुरु अर्जुन देव जी थे पांचवें सिखों के गुरु। इन्हें किसने मरवा दिया था? जहांगीर ने। किसने? जहांगीर ने फांसी दे दी थी, फांसी दी। ठीक है, अगर बात करें गुरु तेग बहादुर की, तो गुरु तेग बहादुर जो थे वो आठवें सिखों के कौन से थे? आठवें गुरु थे। गुरु तेग बहादुर क्या थे? सिखों के आठवें, सिखों के गुरु। ये कौन से? नवे गुरु थे, सिखों के नवे गुरु थे। तेग बहादुर और हरिकिशन कौन थे? आठवें गुरु थे। कौन से? आठवें गुरु। ठीक है, और गुरु गोविंद सिंह जो थे वो थे 10वें गुरु या अंतिम गुरु, 10वें गुरु या अंतिम गुरु, अंतिम गुरु। अच्छा, एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, करंट का, याद रखना। मोदी सरकार ने 26 दिसंबर को, कब? 26 दिसंबर 2022 को, याद रख लेना, ये क्वेश्चन तो 100% मिलने के चांस है इस क्वेश्चन को। 26 दिसंबर 2022 को पहली बार वीर बाल दिवस बनाया है। कौन सा? वीर बाल दिवस, वीर बाल दिवस, वीर बाल दिवस। पहली बार, जहां पहली बार जुड़ जाए उसकी कुछ पेपर में आने की चांस ज्यादा बन जाते हैं। अगर पूछे 26 दिसंबर 2022 को पहली बार वीर बाल दिवस बनाया गया, किसके उपलक्ष्य में मनाया गया था? गुरु गोविंद सिंह के दो बेटे थे, जोरावर सिंह और फतेह सिंह, उनकी याद में बनाया गया, क्योंकि औरंगजेब ने उन्हें क्या किया था? दीवार में जिंदा चुनवा दिया था। तो उसकी याद में मोदी सरकार ने 26 दिसंबर 2022 को पहली बार वीर बाल दिवस बनाया गया है 2022 में। ठीक है, अगर बात करें सिखों के 10वें गुरु तो कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह कौन थे? सिखों के 10वें गुरु थे। अगला क्वेश्चन देखिए और इसका उत्तर दीजिए। बताइए, आगरा नगर की स्थापना किसने की? आगरा नगर की सबसे पहले स्थापना किसने की थी और किस वर्ष की गई थी ये बताइए। अगर बात करें आगरा की स्थापना हुई थी 1504 ईस्वी में। कब हुई थी? 1504 ईस्वी में हुई थी, 1504 ईस्वी आगरा की स्थापना। किसने की थी? सिकंदर लोधी ने। किसने? सिकंदर लोधी ने, सिकंदर लोधी नहीं, ऑप्शन ही गलत लगा दिए सर ने। इसमें थोड़ी क्या हो गई है? मिस्टेक हो गई है सर से। नहीं, सिकंदर लोधी ठीक है, सिकंदर लोधी ही है। किसने की थी? सिकंदर लोधी ने। सिकंदर लोधी ने क्या की थी? 1504 में आगरा शहर की स्थापना की थी और अपनी क्या बनाई थी? राजधानी बनाई थी। और 1504 में क्या बना लिया था? इसे राजधानी बना लिया था। 4 में राजधानी बनाया। इसने क्या किया? आगरा शहर को बसाया और वहीं अपनी राजधानी बना ली। बनाया। ठीक है, अगर बात करें हुमायूं की, तो हुमायूं का एक प्रसिद्ध युद्ध है कन्नौज या बेलग्राम का युद्ध। किसका? कन्नौज या बेलग्राम का युद्ध। इसमें कन्नौज का युद्ध,
कन्नाज का युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था। शेरशाह सूरी और हुमायूं। हुमायूं के बीच हुआ था। अकबर की बात करें तो अकबर अकबर ने अपनी राजधानी कहाँ बसाई थी? आगरा से फतेहपुर सीकरी बनाया। आगरा से फतेहपुर सीकरी को इसने अपनी राजधानी बनाया, फतेहपुर सीकरी को। और फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया। किसकी याद में? गुजरात की याद, गुजरात विजय की याद में। गुजरात विजय, गुजरात विजय की याद में। अकबर ने क्या किया? आगरा से फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया और वहीं क्या बनवाया? बुलंद दरवाजा बनवाया। बुलंद दरवाजा बनवाया था उसने गुजरात विजय की याद में। तो अगर बात करें आगरा की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोधी ने। किसने की थी? सिकंदर लोधी ने 1504 ईस्वी में। ठीक है, अब देखिए 18वें का उत्तर दीजिए। 18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म सनातन धर्म के रूप में जाना जाता है? ये बताओ। ये नहीं बता तो समझ लेना, पढ़ाई छोड़ देना, फिर कुछ नहीं हो पाएगा तुमसे। अगर ये क्वेश्चन नहीं बता पाए तो कोई फायदा नहीं पढ़ने का। देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा धर्म सनातन धर्म के रूप में जाना जाता है। बात करें बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे? गौतम बुद्ध। कौन थे? गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध को ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी वो कहाँ हुई थी? फाल्गु नदी के किनारे। फाल्गु या निरंजना, निरंजना नदी। बोध गया बिहार, बोध गया बिहार में। बोध गया बिहार में क्या हुई थी? इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक, अब बात करें ईसाई धर्म की और पारसी धर्म की। ईसाई धर्म की सबसे पवित्र जो किताब है वो कौन सी है? बाइबल है। कौन सी? बाइबल। बाइबल क्या है? ईसाई धर्म की सबसे महत्वपूर्ण किताब है। तो बताइए सनातन धर्म के रूप में किसे जाना जाता है? सनातन धर्म किसे कहते हैं? सनातन धर्म, उत्तर दीजिए आप लोग सभी। कहाँ गए सब लोग? तो इसका आंसर हो जाएगा हिंदू धर्म। किसा? हिंदू धर्म। हिंदू धर्म को क्या कहते हैं? सनातन धर्म के रूप में जाना जाता है। किसे? सनातन धर्म के रूप में किसे जाना जाता है? हिंदू धर्म। और हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? गीता, रामायण, महाभारत। महाभारत का ये हिस्सा क्या है? गीता है। रामायण, महाभारत और गीता ये क्या है? हिंदू धर्म की पवित्र किताबें हैं या पवित्र ग्रंथ है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन का उत्तर दीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कीर्तन को लोकप्रिय बनाने में सबसे अधिक योगदान किसका है? यानी कीर्तन को लोकप्रिय किसने बनाया था? कीर्तन को लोकप्रिय किसने बनाया था? अगर बात करें कीर्तन की, कीर्तन सबसे ज्यादा देखो सिख धर्म में, सिख व हिंदुओं में, सिख व हिंदू धर्म में भगवान के लिए एक प्रदर्शित किया जाने वाला क्या है? संगीत है। क्या? कीर्तन। और कीर्तन की बात करें, अगर इसमें देखें हम, देखो मीराबाई की, तो मीराबाई को सन 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार।
पुरस्कार। इनकी पुस्तक थी यामा, क्या यामा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। और मीराबाई, आधुनिक मीरा किसे कहते हैं, पता है आपको आधुनिक मीरा किसे कहते हैं? और देखें सूरदास, सूरदास क्या है? सूरदास की प्रवृत्ति ग्रंथ है सूरसागर, सूरसागर, सूरावली, साहित्य लहरी, ये क्या है? सूरदास की प्रमुख किताबें हैं। अगर आपसे पूछे कि कीर्तन को सबसे अधिक लोकप्रिय बनाने में योगदान किसका है, तो उसमें स्थान है सूरदास का। किसका? सूरदास का। सूरदास ने कीर्तन को क्या बना दिया है? सबसे अधिक लोकप्रिय बनाया है। किसने बनाया है? सूरदास ने सबसे अधिक लोकप्रिय कीर्तन को बनाया है। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको, दीजिए इसका उत्तर। क्वेश्चन है विश्व की दूसरे सबसे लंबी नदी कौन सी है? दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, ये आपको बताना है। बताइए, उत्तर दीजिए इसका। देखिए उत्तर क्वेश्चन है विश्व की सबसे लंबी, दूसरी सबसे लंबी नदी। अगर हम बात करें विश्व की सबसे लंबी नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ये भी बताइए। विश्व की सबसे लंबी नदी, नदी बताइए, और इस नदी की लंबाई बताइए, लंबाई बताइए, और इसका उद्गम बताइए। यानी विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, और ये इसका उद्गम कहाँ होता है, और इसकी लंबाई कितनी है, ये भी आपको बताना है। बताइए, अगर बात करें विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। कौन सी? नील नदी। नील नदी, लंबाई इसकी है 6650 किलोमीटर। कितनी? 6650 किलोमीटर लंबी है। उद्गम की बात करें तो इसकी उद्गम होता है विक्टोरिया झील से। किससे? विक्टोरिया झील से। इसका उद्गम कहाँ होता है? विक्टोरिया झील से होता है। बात करें विश्व की दूसरे सबसे लंबी नदी कौन सी है? अमेजन नदी है। और अमेजन नदी की लंबाई बात करें तो कितनी है? 64 किलोमीटर। हाँ, और इसमें भी क्या होता है, दो प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। अगर उसने पूछा विश्व की सबसे लंबी नदी तो कौन सी होगी? नील नदी होगी। अगर पूछे विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो अमेजन नदी है। अगर वो क्वेश्चन पूछे कि अफवाह के क्षेत्र से, अपवाह के क्षेत्र से विश्व की सबसे बड़ी नदी, विश्व की सबसे बड़ी नदी, देखना क्वेश्चन को देखना। अगर वो क्वेश्चन पूछे कि अफवाह की दृष्टि से, यानी अफवाह के क्षेत्र, अफवाह की दृष्टि से क्या होता है क्षेत्र से, कि दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो दुनिया की सबसे लंबी नदी फिर हो जाएगी अमेजन। कौन सी हो जाएगी? अमेजन। अमेजन नदी। कौन सी हो जाएगी? अमेजन नदी। यानी अफवाह के क्षेत्र से विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी? अमेजन नदी है। अगर वो पूछे विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो नील नदी हो जाएगी। और विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो अमेजन नदी है। अगर बात करें अमेजन के जंगल, किसे? अमेजन के जंगल, अमेजन के जंगल, अमेजन के जंगल, अमेजन के जंगल को पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? पृथ्वी का फेफड़ा, पृथ्वी का फेफड़ा। ये पृथ्वी पर उपस्थित लगभग 20% ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन देते हैं। जितनी हमें ऑक्सीजन जरूरत होती है उसका लगभग 20% ऑक्सीजन कौन देते हैं? अमेज़न के जंगल देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन का उत्तर दीजिए इसका। क्वेश्चन है एक बार पूरे कार्यकाल के लिए चुने जाने पर कोई न्यायाधीश अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितनी अवधि तक काम कर सकता है? बताइए, पहले ये बताइए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है कहाँ?
अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है ये आपको बताना है। देखो पहले देखते हैं अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल इंटरनेशनल कोर्ट या अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय अगर बात करें तो ये कहाँ है, तो ये है द हेग में। कहाँ? द हेग। द हेग कहाँ है? ये नीदरलैंड में, नीदरलैंड में द हेग यानी नीदरलैंड में। नीदरलैंड में अगर बात करें जजों की संख्या, तो नीदरलैंड में जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है इसमें कुल जजों की संख्या होती है 15 जज। कितने जज होते हैं? कुल 15 जज होती हैं। 15 जज में जो प्रत्येक जज का जो कार्यकाल होता है वो होता है 9 वर्ष। कितना? 9 वर्ष प्रत्येक जज का कार्यकाल। प्रत्येक जज का कार्यकाल कितना होता है? 9 वर्ष होता है। और इसमें भारतीय जज हैं। कौन है? एक भारतीय जज, भारतीय जज। भारतीय जज, भारतीय जज है, उनका नाम है दलवीर सिंह भंडारी। क्या है? दलवीर सिंह भंडारी, दलवीर सिंह भंडारी। दलवीर सिंह भंडारी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में क्या है? भारतीय एक जज हैं। अगर बात करें कितनी अवधि के लिए चुना जाता है, तो 9 वर्ष के लिए। यानी इंटरनेशनल कोर्ट में जो जज चुने जाते हैं वो कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 9 वर्ष के लिए जज को चुना जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगले का उत्तर दीजिए। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? नहीं, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है ये बताना है आपको। गुड्डू राजपूत बताइए, उत्तर दीजिए इसका। और इसके साथ बताइए राष्ट्रीय पशु, पशु कौन सा है? पक्षी कौन सा है? पशु, पक्षी, फूल, फल बताइए, फूल बताइए, पेड़ बताइए, मिठाई बताइए। इन सबको भी आपको बताना है। राष्ट्रीय फल, राष्ट्रीय फूल, राष्ट्रीय पेड़ और राष्ट्रीय मिठाई। और ये भी बताइए राष्ट्रीय विरासत पशु किसे? विरासत पशु भी बताइए, विरासत पशु, राष्ट्रीय विरासत पशु, ये भी आपको बताना है। बताइए, राष्ट्रीय पशु की बात करें तो क्या है? बाघ है। कौन है? बाघ है। पक्षी की बात करें तो पक्षी कौन है? राष्ट्रीय पक्षी मोर। कौन है? मोर। राष्ट्रीय फल कौन सा है हमारा? तो राष्ट्रीय फल है आम, आम का फल। राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल का है। पेड़ कौन सा है? बरगद का। राष्ट्रीय मिठाई क्या है? जलेबी है। राष्ट्रीय विरासत पशु है हाथी। राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? हाथी है। ठीक, अब उसका उत्तर दीजिए 22वें का। अब 22वें का भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है ये आपको उत्तर देना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डॉल्फिन। क्या हो जाएगा? डॉल्फिन। डॉल्फिन क्या है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? डॉल्फिन है। गुड्डू राजपूत पढ़ाई पे ध्यान बिल्कुल नहीं दे रहे हो लग रहा है। पढ़ाई पे आप लोग बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डॉल्फिन हो जाएगा। अगर डॉल्फिन की बात करें तो ये सबसे समझदार जलीय जीव है। समझदार, सबसे समझदार। सबसे समझदार जीव। अगर बात करें जितने भी जीव है, अगर मनुष्य के बाद में किसी समझदारी में नंबर आता है तो किसका आता है? डॉल्फिन का। डॉल्फिन क्या है? सबसे समझदार जीव है ये। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। ये तो आंसर आ जाना चाहिए, मैं पढ़ा चुका हूं इसके बारे में, एक क्वेश्चन आ चुका है पहले भी। बताइए, सतह से सतह पर मार करने वाला कम दूरी का बैलिस्टिक मिसाइल कौन सा है? क्षेपास्त्र का मतलब क्या होता है? मिसाइल। मिसाइल इंग्लिश में क्या कहते हैं? मिसाइल। हिंदी में क्या कहते हैं? प्रक्षेपास्त्र। क्या कहते हैं? प्रक्षेपास्त्र। उत्तर दीजिए इसका।
23वीं का। अगर बात करें प्रहार की, किसकी, आकाश की, किसकी बात करें, प्रहार वगैरह हम पढ़ चुके हैं पहले, आकाश को देख लेते हैं इसमें। आकाश, आकाश क्या है, ये मध्यम दूरी की मिसाइल है। क्या, मध्यम दूरी की मिसाइल है। इसका उत्तर आ जाना चाहिए बहुत जल्दी, गुड्डू राजपूत, उत्तर टाइम से आ जाना चाहिए इसका। अभी तक आप लोगों का उत्तर आया नहीं है इतने सरल क्वेश्चन का, जबकि मैं करा चुका हूं इससे पीछे। अगर बात करें आकाश मिसाइल, आकाश मिसाइल क्या है, ये सतह से, सतह से यानी जमीन से हवा में मार करती है। किसमें, हवा में, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। अगर बात करें यानी सतह से हवा, सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रहार। क्या हो जाएगा, प्रहार मिसाइल। कौन सी, प्रहार मिसाइल सिस्टम जो है वो कम दूरी, कम दूरी का सतह से सतह पर मार करने वाला, सतह से सतह का मतलब जमीन से जमीन पर, यानी जमीन से जमीन पर मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल है। तो आंसर क्या होगा इसका, प्रहार होगा। आंसर क्या होगा, प्रहार। देखो आप लोग हैं डिफेंस के स्टूडेंट, और आपको डिफेंस के बारे में पता होना चाहिए कौन सी मिसाइल किस लिए है, कौन सी मिसाइल किस लिए है। और एक आध दो क्वेश्चन हमेशा पूछे जाएंगे मिसाइल वगैरह से। और एक मिसाइल से एक क्वेश्चन देख लीजिए, अभी अग्नि 5, किसका, अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया है भारत ने। अग्नि 5 का सफल परीक्षण दिसंबर में, किसमें, दिसंबर 2022 में। इसका ऑफिशियल जो दूरी बताई है तो वो कितनी बताई है, 7000 किलोमीटर। कितनी, 7000 किलोमीटर दूर जा सकती है। ये क्या है, एक बैलिस्टिक मिसाइल है, लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल, लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल है ये परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। ये एक बार में एक साथ कई परमाणु हथियार ले जा सकती है, एक साथ कई परमाणु हथियार ले जा सकती है। इसे लिख लेना अपनी कॉपी में। इसे किसने बनाया, डीआरडीओ ने, डीआरडीओ ने इसे बनाया है। ठीक है, इसे आपको लिख लेना है। बताइए, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं, तो राष्ट्रीय जो फिल्म पुरस्कार होते हैं वो किसके द्वारा प्रयोग दिए जाते हैं, वो गृह मंत्रालय के द्वारा दिए जाते हैं। अगर बात करें 68 अभी जो दिए गए 2022 में 68 68वें फिल्म पुरस्कार, फिल्म अवार्ड दिए गए हैं, तो इनकी बात करें इसमें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, फाल्के पुरस्कार, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया है आशा पारेख को। किसे दिया गया है, आशा पारेख को। आशा पारेख को दिया गया है। अगर बात करें बेस्ट एक्टर की, बेस्ट एक्टर के रूप में दिया गया अजय देवगन को, अजय देवगन व सूर्या को, सूर्या को मिला सुरराई पट्टी के लिए, सुरराई पट्टी इनकी एक मूवी है उसके लिए दिया गया है। अजय देवगन के लिए दिया गया है तानाजी के लिए, किसके, तानाजी। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए 68वें फिल्म पुरस्कार में दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया था, आशा पारेख को। बेस्ट एक्टर का अजय देवगन और सूर्या के लिए दिया गया था। और जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हैं वो कहाँ दिए जाते हैं, गृह मंत्रालय के द्वारा दिए जाते हैं। और जो 68वें फिल्म पुरस्कार थे वो कहाँ हुए थे, गोवा में। कहाँ, गोवा में। कहाँ हुए थे, गोवा में हुए थे। ठीक है, पीडीएफ मिलेगा राजा राजभर, पीडीएफ हम सभी जितनी भी हम क्लास कराते हैं इन सभी क्लासों का हम पीडीएफ भी देते हैं। और जो हम क्लास करा चुके हैं थ्योरी वाली भी, उनकी भी हम पीडीएफ दिए हैं। ठीक है,
नीतीश क्या कहना चाह रहे हो? नहीं, नहीं का मतलब क्या? जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिए जाते हैं गृह मंत्रालय के द्वारा दिए जाते हैं। अगर बात करें के बिरला फाउंडेशन के द्वारा, तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा 3 पुरस्कार दिए जाते हैं, व्यास व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान और राजस्थान का एक बिहारी सम्मान। बिहारी सम्मान जो होता है राजस्थान की हिंदी में दिया जाता है केवल। ठीक है, सभी लोग ने आपने गलत किया है, ये बी वाला नहीं होगा गुड्डू राजपूत, ये तो मैं करा चुका हूं आपको के बिरला फाउंडेशन के बारे में। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले का क्वेश्चन 25वें का उत्तर दीजिए आप लोग। 25वें क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। 25वां, पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से किस शहर का प्राचीन नाम है? पाटलिपुत्र किस शहर का प्राचीन नाम है, ये आपको बताना है। पीडीएफ मिल जाएगी नीतीश कुमार, परेशान मत हो, पीडीएफ मिल जाएगी। क्लास तो खत्म होने दो, तुरंत मिल जाएगी पीडीएफ, शाम तक आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, जो क्लास है कहाँ मिलेगी? ऐसे ही आप अगर अपने चैनल अपने ऐप खोलोगे, ऐप में ये वीडियो होगी, वीडियो के बराबर में ही जस्ट लगी हुई होगी इस क्लास की पीडीएफ। ठीक है, मिलेगा भाई मिलेगा, परेशान मत हो। अगर बात करें इसका उत्तर दीजिए, पटना पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम क्या है? जो है पटना या पाटलिपुत्र का, अगर बात करें पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र की जो स्थापना किसने की थी? अजात शत्रु ने। किसने? अजात शत्रु। अजात शत्रु कौन था? ये हर्यक वंश का था। किसका? हर्यक वंश का। हर्यक वंश का राजा था। हर्यक वंश का राजा था। हर्यक वंश किसमें था? मगध साम्राज्य में। किसमें? मगध साम्राज्य का राजा, मगध। अगर मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी ये भी बताइए। मगध साम्राज्य की स्थापना की थी किसने? बृहदत्त ने। किसने? बृहदत्त। बृहदत्त ने की थी मगध साम्राज्य की स्थापना। अगर बात करें पाटलिपुत्र, तो पाटलिपुत्र का आधुनिक नाम है पटना। क्या नाम है? पटना। और ये क्या है? बिहार की राजधानी है। क्या? कहाँ की? बिहार की राजधानी। बिहार की राजधानी क्या है? पटना है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। 26वें का उत्तर दीजिए आप लोग। बताइए, मल्लिका साराभाई निम्नलिखित में से किस साथ जुड़ी हैं? किसके साथ जुड़ी हुई हैं? मल्लिका साराभाई निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ी हुई हैं, ये आपको बताना है। बताइए 26वें का क्वेश्चन। साराभाई की बात करें तो ये क्या है? एक डांसर हैं। क्या है? नृत्यक। इनका नृत्य भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी की ये क्या है? अब भरतनाट्यम बात करें तो तमिलनाडु का है, और कुचिपुड़ी कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। कहाँ का? आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। तो मल्लिका साराभाई है वो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से जुड़ी हुई है कि नृत्यिका है। अगर बात करें मल्लिका साराभाई, मल्लिका साराभाई जो है विक्रम साराभाई, अंतरिक्ष वैज्ञानिक विक्रम साराभाई की पुत्री है। ये अंतरिक्ष वैज्ञानिक विक्रम साराभाई की पुत्री। विक्रम साराभाई की क्या है? पुत्री है। कौन? मल्लिका साराभाई। और मल्लिका साराभाई किससे संबंधित है? भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से। और ये क्या है? ये दोनों शास्त्रीय नृत्य। क्या है? शास्त्रीय नृत्य। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब 27वें का उत्तर दीजिए। बताइए, झूलता मीनार निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? झूलता मीनार ये क्या है? एक मस्जिद है। क्या है? मस्जिद है। बताइए, झूलता मीनार की बात करें तो सन 1414 में, कब? 1414 ईस्वी में अहमद शाह ने, किसने? अहमद शाह ने क्या किया था? सुल्तान अहमद शाह ने इसका निर्माण कराया था। तो सुल्तान अहमद शाह ने निर्माण कराया था इसका। कब? 1414 ईस्वी में। ये क्या है? एक मस्जिद है। एक मस्जिद है। और बात करें तो ये कहाँ है? अहमदाबाद गुजरात में। कहाँ? अहमदाबाद गुजरात। गुजरात। गुजरात की राजधानी बताइए क्या है? आप लोग गुजरात की राजधानी बता दीजिए। गुजरात की राजधानी क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? झूलता मीनार का
अहमदाबाद। अगर पूछे चार मीनार तो चार मीनार कहाँ है? हैदराबाद में। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन 28वें का उत्तर दीजिए। अर्जुन आठवाल किस खेल से संबंधित है? अर्जुन आठवाल किस खेल से संबंधित है? अर्जुन आठवाल की बात करें तो ये एशियाई टूर व यूरोपियन चैंपियन खेल चुके हैं। अगर बात करें अर्जुन अठवाल की तो अर्जुन अठवाल है गोल्फ से संबंधित। किसके? गोल्फ से संबंधित है। किससे? गोल्फ से संबंधित है। अर्जुन अठवाल किससे संबंधित है? गोल्फ से संबंधित है। ठीक है। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। राजधानी क्या है गुजरात की? गांधीनगर। बताइए ओलंपिक ध्वज सर्वप्रथम किस वर्ष फहराया गया था? ओलंपिक का जो ध्वज है वो सर्वप्रथम कब फहराया गया था? और बताइए ओलंपिक के छल्ले कितने हैं? 5 छल्ले हैं। और 5 छल्ले किसको दर्शाते हैं? 5 महाद्वीपों, 5 महाद्वीप को। कौन कौन से? यूरोप, एशिया, अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया को। यानी ओलंपिक में क्या है? ओलंपिक का जो चिन्ह है वो 5 छल्ले हैं। और 5 छल्ले किसको दर्शाते हैं? 5 महाद्वीप को दर्शाते हैं। और 5 महाद्वीप कौन कौन से हैं? वो यूरोप, एशिया, अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को दर्शाते हैं। बताइए ओलंपिक ध्वज सर्वप्रथम कब फहराया गया था? अगर बात करें ये कब फहराया गया था? राष्ट्रीय यानी ओलंपिक का जो ध्वज है वो किस वर्ष फहराया गया था? अगर बात करें 1920 में फहराया गया था ये। और कहाँ फहराया गया था? बेल्जियम में। कहाँ? बेल्जियम में। 1920 में बेल्जियम में क्या हो रहे थे? ओलंपिक हो रहे थे। उसी ओलंपिक में ओलंपिक ध्वज को क्या गया था? फहराया गया था। तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा सी, यानी 1920। गुड्डू राजपूत उत्तर गलत कर रहे हैं आप। आंसर क्या होगा? बी, सी होगा, 1920। उसके बाद देखिए अगला 30वां क्वेश्चन। बताइए मधुमेह दिवस कब बनाया जाता है? इसका उत्तर आपको देना है कमेंट में। ठीक है, और इसका उत्तर मैं बताऊंगा आपको कल। देखते हैं कौन कौन आंसर सही देता है। ठीक है, जब तक रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं कल। तब तक जय हिंद, जय भारत। अरे हाँ सुनिए, आप लोग कोई अभी जाएगा नहीं। अभी मैं 15 मिनट में लेके आ रहा हूँ रीजनिंग की क्लास। आपको रीजनिंग की क्लास भी कि क्वेश्चन के आंसर देने हैं, जाना नहीं है किसी को। ठीक है, आ रहा हूँ 10 मिनट में रीजनिंग की क्लास लेके। ठीक है, मिलते हैं 10 मिनट में।